मेरा क्या कसूर 117। डॉक्टर की बात सुनकर पीहू के कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो जैसे ही गिरने को होती है वैसे ही एक मेड उसे संभाल लेती है। तभी पीहू की आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। पीहू भले छोटी हो पर उसे पता है हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है, जिस कारण उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उद्धरण चिन्ह पर वो अपनी गोद लिए अंश को देखती है, जो अपनी नन्ही और मासूम सी आंखों को लिए बस उसे ही देख रहा होता है, जिसे देखते ही वो किसी तरह खुद को संभालती है और वहीं पर लगे बेंच पर जाकर बैठ जाती है। इस समय उसे रोना तो काफी ज्यादा आ रहा होता है, पर वो बच्ची इतनी मजबूर होती है जिस कारण वो रो भी नहीं सकती है। तभी पीहू अपनी सिसकती हुई आवाज में बोली, डेड को फिर से कॉल करके देखो, शायद वो इस बार कॉल उठा ले। बोलते हुए उसकी आवाज काफी ज्यादा भारी होती है और पीहू की बात सुनकर मेधा में अपना सर हिलाकर दोबारा से आदर्श को कॉल करता है, पर इस बार भी आदर्श फोन नहीं उठाता। ये देख मेध निराश होकर ना में अपना सर हिला देता है। तभी पीहू खुद से बोली, डेड कहाँ पर हो आप, इस समय हम सबको आपकी जरूरत है। बोलते हुए वो खुद को रोने से रोकने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी आंखों में आंसू आ ही जाते हैं और जब अंश अपनी दीदी की आंखों में ऐसे आंसू देखता है तो वो अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपनी दीदी की आंखों में आए आंसुओं को साफ करने की कोशिश करता है, जिसे देख पीहू वापस उसे अपने सीने से लगा कर बोली, मोम को कुछ भी नहीं होगा अंश, देखना हमारी मोम जल्दी ही ठीक हो जाएगी। बोल वो अपने आंसू पोंछती है। ये तो उसे भी नहीं पता होता वो ये सब बोलकर अपने भाई को दिलासा दे रही होती है या खुद को। थोड़ी देर बाद नियति को नॉर्मल बोर्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। तब पीहू अंश को लेकर अपनी मोम को देखने जाती है और जब वो अपनी मोम को देखती है जिसे हाथ में ड्रिप और ऑक्सीजन मास्क लगा होता है और इस समय नियति का पूरा चेहरा सफेद पड़ चुका होता है, जिसे देखकर पीहू रोने लगती है। और जब अंश अपनी दीदी को रोते देखता है तो वो भी जोर से रोने लगता है, जिसे ऐसे रोते देख पीहू उसे शांत करवाने लगती है, पर अंश बेड पर लेटी नियति को देखकर उसके ही पास जाने के लिए मचल जाता है, जिसे ऐसे देख पीहू उसे लेकर वहां से बाहर निकल जाती है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है वो क्या करे और क्या ना करे। तभी एक मेड बोली, पीहू बेबी आप अंश बाबा को लेकर घर चली जाओ, अगर अंश बाबा यहाँ पर रहा तो वो बीमार ना हो जाए। उस मेड की बात सुनकर पीहू बोली, पर मोम जिसे सुन वो मेड बोली, पीहू बेबी आप चली जाओ, हम सब हैं ना यहाँ पर, हम सब मैडम का ध्यान रखेंगे। उद्धरण चिन्ह उस मेड की बात सुन पीहू कुछ भी नहीं बोलती और वो अपने छोटे भाई को देखती है, जिसे देख उसे भी लगता है उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। ये सोच वो मेड से बोली, जब मोम को होश आ जाए तब आप मुझे इन्फॉर्म कर देना। पीहू की बात सुन वो मेड हाँ में अपना सर हिला देती है। उद्धरण चिन्ह दूसरी तरफ मिताली अपने मीटिंग रूम से बाहर आती है और अपने मोबाइल को देखती है तो वो उन्हें बंद दिखता है। ये देख वो उसे ऑन करती है और जब वो मोबाइल ऑन करती है तो उन्हें उस पर बहुत सारे मिस्ड कॉल दिखते हैं, जिन्हें देखकर वो बोली, ये इतने सारे मिस्ड कॉल किसने किए। बोल वो रिटर्न कॉल लगा देती है और जैसे ही फ़ोन रिसीव होता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, हेलो मैडम आप जहाँ भी हो जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। जिसे सुन मिताली बोली, हॉस्पिटल क्यों, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना। जिसे सुन वो मेड बोला, कुछ भी ठीक नहीं है मैडम, नियति मैडम हॉस्पिटल में है और उन्हें हार्ट अटैक आया है। बोल वो मेड की आवाज़ थोड़ी भारी सी हो जाती है और जैसे ही मिताली उस मेड की बात सुनती है उनके हाथों से उनका मोबाइल छूटकर नीचे गिर जाता है और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर भी तुरंत ही खुद को संभालती है और अपना मोबाइल उठा हॉस्पिटल का नाम पूछ तुरंत वहां से निकल जाती है। आदर्श भी उस ऑफिस से दवाई लेकर अपनी कार में बैठ जाता है और वो उस दवाई को देख मुस्कुरा रहा होता है। तभी उसे याद आता है उसने काफ़ी समय से अपना मोबाइल चेक नहीं किया, जिसे याद कर अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल उसे देखता है तो हैरान हो जाता है। उसके मोबाइल में ढेर सारे मिस्ड कॉल होते हैं, जिन्हें देख वो खुद से ही बोला, ये घर के मेड ने मुझे इतने कॉल क्यों किया, वो तो कभी मुझे ऐसे कॉल नहीं करता। बोलते हुए ही वो रिटर्न कॉल करता है और 2 रिंग जाने पर ही उसका कॉल पिक हो जाता है, जिसे देख वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही दूसरे तरफ की आवाज़ सुनकर उसके हाथ से भी फ़ोन छूटकर नीचे गाड़ी पर ही गिर जाता है और उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं। वो अपने ड्राइवर से बोला, गाड़ी जल्दी से एयरपोर्ट को तरफ ले चलो। जिसे सुनते ही ड्राइवर कार तेज स्पीड में एयरपोर्ट के लिए मोड़ लेता है। उद्धरण चिन्ह घर में पीहू अंश को जैसे उसे नियति लोरी गाकर सुनाती है वैसे ही लोरी सुनाकर वो भी उसे शांत करवा रही होती है। अपनी मम्मा के ना होने से अंश परेशान तो होता ही है, पर अपनी दीदी का साथ पाकर वो उतना ज़्यादा भी परेशान नहीं होता है और शांति से अपनी दीदी की सारी बातों को मानकर वो भी आराम से सो जाता है। उद्धरण चिन्ह जब पीहू देखती है अंश सो गया, ये देख वो भी उसके ही पास लेट जाती है और वैसे लेटे हुए ही कब उसकी भी आंखें लग जाती उसे पता ही नहीं चलता और वो अंश को हक कर सो जाती है।
दूसरी तरफ जब मिताली हॉस्पिटल पहुंचती है तब तक शाम हो जाती है और वो नियति के बाड़ के बाहर पहुंचती है तो देखती है घर के आधे मैड्स हॉस्पिटल में ही नियति के बाड़ के बाहर बैठे हैं, जिन्हें देख मिताली उनके पास जाकर उनसे बोली ये सब कब हुआ और कैसे हुआ। उद्धरण चिन्ह, जिसे सुन एक मेड उसे मोनिका के घर आने से लेकर नियति के हॉस्पिटल लाने तक की सारी बात बता देता है, जिसे सुनकर मिताली अपने सर पर हाथ रख बोली मेरी बच्ची के साथ इतना कुछ हो गया और जब उसे मेरी जरूरत थी तभी मैं उसके साथ उसके पास नहीं थी। बोल रोने लगती है, फिर अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए बोली मैं उस औरत बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, उसके कारण आज मेरी बेटी इस हालत में है, मैं उस औरत को इसकी सजा जरूर दिला कर रहूंगी। बोल नियति के बोर्ड में चली जाती है, जहां जाकर वो देखती है नियति अभी भी बेहोशी की हालत में ही बेड पर एकदम बेजान सी पड़ी है। साथ ही उसका चेहरा जो हमेशा किसी खिले हुए गुलाब की तरह खिला रहता था वो एकदम मुरझाया फूल की तरह हो गया था, जिसे ऐसे देखकर मिताली खुद को रोक नहीं पाती और वो बही लगी चेयर पर बैठ जोरों से रोने लगती है और नियति को देख रोते हुए ही बोली मुझे माफ कर देना बेटा, तेरी ये माँ तब तेरे पास नहीं थी जब तुझे मेरी जरूरत थी, मुझे माफ कर देना। बोलते हुए वो अपने आंखों में आए आंसुओं को साफ करती है और नियति का हाथ अपने हाथ में लेकर बोली नहीं नियति नहीं, इस बार मैं तुम्हारी आंखों में बिल्कुल भी आंसू नहीं आने दूंगी बेटा, अंश और पीहू की माँ तुम हो और तुम ही रहोगी, मैं किसी को भी तुमसे तुम्हारे बच्चों को छीनने नहीं दूंगी और उस जैसी औरत की परछाई तो मैं तुम चारों पर कभी भी नहीं पड़ने दूंगी। बोल वो अपने आंसू पोंछती है और वहां से बाहर निकल जाती है। मिताली नियति के बाद से निकलकर सीधे डॉक्टर के केबिन में चली जाती है और डॉक्टर से बोली डॉक्टर मेरी बेटी ठीक तो है ना, कोई सीरियस बात तो नहीं है। जिसे सुन डॉक्टर रिपोर्ट देखते हुए बोली जी मिसेस राजपूत अभी तो आपकी बहू नियति खतरे से बाहर है, पर हम कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि वो किसी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हुई है और उस बात का असर सीधे उनके दिमाग पर हुआ है और उसी के कारण उन्हें इतनी कम उम्र में हार्ट अटैक आया है, जो उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अभी उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा कम है और ऐसे में हार्ट अटैक का आना अच्छी बात नहीं है। बोल वो कुछ देर के लिए रुकते हैं और एक गहरी सांस बाहर छोड़कर बोले मिसेस राजपूत मैं आपको साफ तौर पर बताऊं तो आप कोशिश करें उनके दिमाग पर किसी भी बात का गहरा असर ना पहुंचे, ना ही वो ज़्यादा परेशान रहे, यही उनके लिए सही रहेगा। पर अगर वो किसी भी बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रही और वो उस बात को अपने दिल से लगा कर बैठी तो हम कुछ बोल नहीं सकते, इसलिए जितना हो सके उन्हें खुश रखने की कोशिश करे। बोल वो शांत हो जाते हैं। उद्धरण चिन्ह, मिताली डॉक्टर की सारी बातों को शांति से सुन रही होती है और उनकी बात सुनकर बोली मैं सारी बातों का पूरा ध्यान रखूंगी डॉक्टर। नियति का बाद नियति को जब होश आता है तो वो एक झटके से उठकर बैठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। जब वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और उसे अपने दोनों बच्चों की याद आने लगती है, जिन्हें याद करते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसे ऐसा लगने लगता है जैसे कोई उससे उसके बच्चों को दूर लेकर चला जाएगा। ये याद करते ही वो अपने हाथों में लगी ग्रिप को निकाल फेंक देती है और जल्दी से बेड से उतरने की कोशिश करने लगती है तो उसे अपने सीने में हल्का सा दर्द होता है, जिसे महसूस कर उसका हाथ अपने सीने पर चला जाता है तो वो देखती है उसके सीने पर कुछ बैंडेज लगी है। ये देख वो हैरान हो जाती है, साथ ही वो खुद को हॉस्पिटल गाउन में देखती है तो खुद से बोली वहाँ पर मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है और मैं यहाँ पर ऐसे आराम से कैसे बैठ सकती हूँ। बोल वो बेड से उतर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है और डोर खोल वहाँ से बाहर निकल जाती है। इस समय मेड भी वहाँ से कुछ खाने के लिए गए होते हैं क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी समय से कुछ खाए नहीं होते। उद्धरण चिन्ह, इसलिए दरवाजे के बाहर उसे कोई भी नहीं दिखता है, जिसे देख नियति जल्दी से बाहर से निकलने लगती है और उसे बाहर से ऐसे जाते एक मेड देख लेती है। पर जब तक वो मेड नियति तक पहुंच पाती तब तक नियति हॉस्पिटल से बाहर निकल जाती है, जिसे बाहर जाते देख वो मेड जल्दी से मिताली के पास जा उसे सब बता देती है और जब मिताली नियति के हॉस्पिटल से जाने की बात सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और उसी घबराहट में वो भी हॉस्पिटल से बाहर निकलकर नियति को देखने लगती है। पर तब तक नियति एक ऑटो में बैठ घर के लिए निकल जाती है। उद्धरण चिन्ह, जिसे देख मिताली भी अपनी कार में बैठ घर के लिए ही निकल जाती है। झलक, आदर्श को जब ये बात पता चलती है नियति घर आ गई, जिसे जान वो भी अपने घर के लिए निकल जाता है और घर में आकर नियति को ढूंढने लगता है, पर उसे नियति कहीं भी नहीं मिलती और जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती और उसकी एक जोरदार चीख निकल पड़ती है। नियति 118 एपिसोड। थोड़ी ही देर बाद नियति अपने घर के बाहर होती है, जिसे देख वो घर के अंदर जाने लगती है तो ऑटो वाला उसे देख बोला मैडम मेरे पैसे तो देकर जाओ।
उस ऑटो वाले की बात सुनकर नियति खुद को देखती है तो वो एक हॉस्पिटल गाउन में होती है और उसके पास पैसे नहीं होते, जिसे देख वो बोली, आप रुकिए भैया, हम अभी आपको आपके पैसे दे देते हैं। बोल वो जैसे ही अपनी बात खत्म करती है वैसे ही घर का वॉचमैन जो गेट पर ही खड़ा होता है वो उस आदमी को पैसे दे देता है, जिसे लेने के बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। ये देख नियति अपने कदम आगे बढ़ाकर गेट के अंदर चली जाती है, उद्धरण चिन्ह, और अपने घर की तरफ बढ़ने लगती है, पर उसे इस समय काफी तेज दर्द भी हो रहा होता है, मगर वो उन सभी दर्द को इग्नोर कर घर के अंदर चली जाती है। और उतने में ही मिताली की गाड़ी भी घर के गेट से अंदर आती है और वो भी नियति के पीछे ही घर के अंदर भागती है। जब मिताली घर के अंदर आती है तो वो देखती है नियति सीढ़ियों से चढ़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ रही है। ये देख मिताली उसे आवाज लगाते हुए बोली, रुक जाओ नियति बेटा, रुक जाओ, अभी ही तुम्हारी इतनी बड़ी सर्जरी हुई है तो तुम ऐसे हॉस्पिटल से कैसे आ सकती हो। बोलते हुए वो भी नियति के पीछे उसके कमरे तक आ जाती है, जहां नियति अपने दोनों बच्चों को आराम से सोते देख राहत की सांस लेती है और खुद से बोली, नहीं बेटा नहीं, हम ही तुम्हारी माँ हैं और हम ही तुम्हारी माँ रहेंगे। बोलते हुए उसकी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहने लगते हैं और वो रोते हुए ही बोली, हम ही तुम्हारी असली माँ है, हम तुम्हारी सौतेली माँ नहीं है। बोल रोने लगती है, जिसे ऐसे रोते देख मिताली उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिसे महसूस कर नियति पीछे पलट देखती है और जब वो मिताली को देखती है तो उनके गले लग रोते हुए बोली, माँ माँ, वो औरत आई थी, उसने समर के लिए केस फाइल की है और माँ कल सुबह ही सुनवाई है। बोल रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, माँ आपको पता है उसने मुझे कहा मैं इनकी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों की सौतेली माँ हूँ और कोर्ट कभी भी सौतेली माँ को बच्चों की कस्टडी नहीं देती है, ना कभी कोई सौतेली माँ केस जीतती है। बोल रोने लगती है तो उसकी बात सुन मिताली नियति को बच्चों के पास ही बेड तक लाती है और नियति का सर अपनी गोद में रख उसे सहलाते हुए बोली, हाँ बेटा, तुम ही इनकी असली माँ हो और तुम ही इनकी असली माँ रहोगी। जिसे सुन नियति बोली, माँ वकील बोला हम अच्छी माँ नहीं है, इसलिए हमारी ही बेटी हमें छोड़कर चली गई और अब तो हम एक सौतेली माँ है तो कोर्ट कभी भी हमें ये केस नहीं जीतने देगी। माँ हम इनके बिना जी नहीं सकते, हमारे बच्चे ही तो हमारी दुनिया है, हमारे जीने की वजह है, अगर ये ही हमारे पास नहीं रहे तो हम जिकर क्या करेंगे, हम हमारे बच्चों को नहीं खो सकते माँ, हम इनसे बहुत प्यार करते हैं। बोल रोने लगती है और अपनी बेटी की बात सुनकर मिताली की आंखों में भी आंसू होते हैं, पर वो उन्हें साफ कर बोली, नहीं नियति बेटा नहीं, कोई भी तुमसे तुम्हारे बच्चों को दूर नहीं सकता है, ये दोनों तुम्हारे ही बच्चे हैं और तुम ही इनकी असली माँ हो, कोई और नहीं, और तुम इस डर को अपने दिमाग से निकालो बेटा, कोई तुमसे तुम्हारे बच्चों को दूर कर सकता है। उद्धरण चिन्ह, मैं कभी भी ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं हूं ना बेटा, अभी मैं किसी को भी तुम्हारा हक और तुम्हारे बच्चे नहीं छीनने दूंगी, मैं अभी ही अपने वकील से बात करती हूँ और उसे सब बता देती हूँ, पर बेटा इस समय तुम शांत हो जाओ, ऐसे तुम्हारा इतना पैनिक होना ठीक नहीं है। उद्धरण चिन्ह, अभी ही तो तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है बेटा, तो तुम ऐसे इतना परेशान मत हो, अपनी माँ पर भरोसा रख। बोलते हुए वो बस नियति के बालों को सहला रही होती है ताकि नियति शांत हो जाए और उनके समझाने पर नियति कुछ शांत सी भी हो जाती है और उसकी पलकें भारी होने लगती है, जिस कारण वो कुछ मिनटों में ही नींद में चली जाती है। नियति को सोते देख मिताली उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ा देती है और वो उन दोनों बच्चों को देखती है जो अब तक उन दोनों की आवाज़ से जाग चुके थे, पर उन दोनों ने ही बिल्कुल भी आवाज़ नहीं की थी, बल्कि अपनी मम्मा की हालत देख एकदम शांत बैठे होते हैं, जिन्हें देख मिताली अंश को अपनी गोद में ले लेती है और पीहू को अपने साथ चलने का बोलती है, जिसे समझ पीहू नामे इशारा करती है तो मिताली उसे कुछ भी नहीं बोलती और बाहर निकलकर डॉक्टर को अपने घर पर ही बुला लेती है। साथ ही वो आदर्श को भी कॉल करती है। आदर्श अभी ही एयरपोर्ट से बाहर निकला था और वो बस अपनी कार में बैठने ही वाला था, उतने में ही उसका कॉल रिंग करता है। ये देख वो उसे रिसीव कर जल्दी से अपने कान में लगा लेता है तो दूसरी तरफ से मिताली बोली, आदर्श कहाँ पर हो तुम। उद्धरण चिन्ह, जिसे सुन आदर्श बोला, मोम मैं अभी ही एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ और मैं हॉस्पिटल ही आ रहा हूँ। जिसे सुन मिताली बोली, हॉस्पिटल नहीं बेटा, तुम घर ही आ जाओ, नियति हॉस्पिटल से घर आ गई है। जिसे सुन आदर्श हैरानी में बोला, मोम ये आप क्या बोल रही हो, अभी ही तो नियति का ऑपरेशन हुआ, उसे तो अभी हफ्ते भर हॉस्पिटल में ही होना चाहिए था, तो वो घर कैसे आ गई और उसे डिस्चार्ज कैसे मिल गया। बोलते हुए वो काफ़ी हैरान होता है और अपनी कार में बैठ घर चलने का इशारा करता है, जिसे समझ ड्राइवर कार घर की तरफ ले लेता है। तभी मिताली बोली, वो माँ है बेटा और उसे अपने दर्द तकलीफ से ज़्यादा अपने बच्चों की फिक्र है और इस समय उसके मन में जो डर है उसे तू मैं या कोई और नहीं समझ सकता, क्योंकि इस समय उसके दिल पर जो बीत रही है ये वही जान सकती है।
और उसका ये डर जायज भी है क्योंकि एक बार उसने अपनी एक बेटी खोई है और अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं है वो अपने किसी भी बच्चे से दूर जा सके। मैंने डॉक्टर की एक टीम घर में ही बुला ली हूँ और नियति के लिए एक रूम भी तैयार करवा दी हूँ, तू घर आ जा, हम घर में बैठकर बात करते हैं। और मैंने वीर को भी बुला लिया है। जिसे सुन मिताली बोली, ठीक है मोम, मुझे आने में फिर भी 1 घंटे का समय लग जाएगा, तब तक आप नियति का ध्यान रखना। जिसे सुन मिताली हाँ में जवाब देकर अपना कॉल कट कर देती है। और आदर्श अपना लैपटॉप निकाल उसमें आज की सीसीटीवी फुटेज निकाल उसे देखने लगता है, क्योंकि मेड ने उसे ये नहीं बताया था नियति को अटैक क्यों आया। उसने बस इतना ही बोला था नियति को हार्ट अटैक आया है और वो हॉस्पिटल में है। इसलिए आदर्श फुटेज देखकर पता लगाने की कोशिश करने लगा था आखिर घर में हुआ क्या, मगर जब वो उस फुटेज को देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और उसकी मुठियां कस जाती है। वो खुद से बोला, मुझे पता था ये औरत ऐसा कुछ करेगी, मगर ये इतने जल्दी करेगी, मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। मगर इस औरत के कारण आज मेरी नियति को इतना बड़ा अटैक आया, उसकी जान भी जा सकती थी। इस औरत के कारण बहुत शौक है ना इसे दूसरों की खुशियों पर आग लगाने की, तो ठीक है कल का दिन इस औरत की पूरी दुनिया ही बदल देगा। इसने जितनी तकलीफ मेरी नियति को दी है उसका हिसाब मैं इसे सुध समेत लेकर रहूंगा। बोल वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। दूसरी तरफ डॉक्टर नियति को चेक करते हैं और बोले, देखिए मिसेस राजपूत, हमने आपसे पहले भी कहा है ज़्यादा स्ट्रेस लेना इनकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ना ही इनकी मेंटल कंडीशन के लिए ठीक है। अगर ये ऐसे ही ज़्यादा स्ट्रेस लेती रही तो या तो ये मेंटली डिस्टर्ब हो सकती है या इनकी जान जा सकती है, इसलिए जितना हो सके इन्हें खुश रखने की कोशिश करिए। इतना बोल डॉक्टर शांत हो जाते हैं। और डॉक्टर की बात सुनकर मिताली बोली, ठीक है डॉक्टर, मैं अपनी बेटी का अच्छे से ध्यान रखूंगी और उसे समय पर दवाई भी दिया करोगी। पर क्या नियति अभी ठीक तो है ना? उसके इस तरह हॉस्पिटल से आने के कारण उसे कोई इंजरी या कोई सीरियस बात तो नहीं है ना? डॉक्टर बोलते हुए ही वो उन्हें परेशानी भरी नज़रों से देख रही होती हैं। और मिताली की बात सुनकर डॉक्टर बोले, भी से तो इन्हें हफ्ते भर हॉस्पिटल में ही रहना था, पर अब जब ये घर आ ही चुकी हैं तो कोई बात नहीं, ये ठीक है, पर आप इनकी काफ़ी ज़्यादा केयर करनी होगी। जिसे सुन मिताली हाँ में अपना सर हिला देती हैं, उद्धरण चिन्ह। और वो बोली, डॉक्टर आप आज के लिए हमारे घर पर ही रुक जाइए, क्या पता कब आपकी ज़रूरत पड़ जाए। जिसे सुन डॉक्टर बोला, ठीक है मिसेस राजपूत, जैसा आप बोलो। इतना बोल वो सब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। और सबके बाहर निकलने के बाद पीहू अपनी मोम को देख बोली, मोम आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, पीहू है ना आपके पास, आपकी पीहू आपका बिल्कुल भी से ही ध्यान रखेगी जैसे आप अपनी पीहू का रखती हो। और डेड को घर आने दो, फिर मैं डेड से बोल दूंगी वो उन गंदी आंटी को पनिश करे, उनके कारण ही मेरी मोम की इतनी सीरियस तबीयत हो गई थी, फिर डेड उन्हें पनिश जरूर करेगी। बोल वो नियति के बालों को सहलाने लगती हैं और पीहू के हाथों का स्पर्श महसूस करते ही नियति के होठों पर एक मुस्कान आ जाती है, जिसे देख पीहू भी मुस्कुरा देती है। बाहर अंश मिताली की गोद में रो रहा होता है, वो बार बार नियति के पास जाने के लिए ही हो रहा होता है और मिताली उसे शांत करवाने की बहुत कोशिश करती है, पर वो उसे शांत करवाने में नाकामयाब होती है। वैसे भी अंश कितने ही घंटों से अपनी मम्मा से दूर था और जब उसे पता था उसकी मम्मा घर में है तो वो और दूर नहीं होना चाहता था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा रो रहा होता है, जिस कारण मिताली को हार मानकर अंश को नियति के रूम में ले जाना ही पड़ता है। वही जब नियति के कानों में अंश के रोने की आवाज़ पड़ती है तो वो जल्दी से अपनी आंखें खोल देती है और देखने लगती है उसका बेटा रो क्यों रहा है। वो उठते बराबर ही इधर उधर देखती है तो उसे बस पीहू दिखती है, अंश नहीं। ये देख वो फिर से बेचैन होने लगती है और अपनी मोम की बेचैनी देख पीहू बोली, रिलैक्स मोम, अंश दादी के पास है। जब नियति पीहू की बात सुनती है तो उसकी बेचैनी कुछ कम सी होती है और उतने में ही मिताली अंश को लेकर वहां पर आ जाती है। और जैसे ही दोनों माँ बेटे की नज़र एक दूसरे की नज़र से टकराती है, दोनों ही अपनी बाहें फैलाकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। ये देख मिताली भी अंश को संभाल कर नियति की गोद में दे देती है और अंश को देखते ही नियति उसके पूरे फेस पर किसों की बारिश कर देती है, जिसे फिलकर अंश एकदम शांत हो जाता है और शांति से अपनी मम्मा को देखने लगता है। जब नियति अंश की आंसुओं से भरी आंखों को देखती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे किसी ने उसके दिल के हजारों टुकड़े कर दिए हो और वो खुद को रोक नहीं पाती और अंश को अपने सीने से लगा लेती है। पर उसे अपने सीने से लगाते ही उसकी एक दर्द भरी तेज आवाज़ निकल जाती है, आ। जिसे सुन मिताली जल्दी से अंश को नियति की गोद से लेकर उसे देखने लगती है तो नियति ने अपने सीने पर अपना हाथ रखी होती है, जिसे देख मिताली परेशान होकर बोली, तुम ठीक तो हो ना बेटा, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? जिसे सुन नियति ना में अपना सर हिला वापस से अंश को अपनी गोद में लेकर उसे बिठा लेती है।
तभी मिताली नियति से बोली आराम से बेटा, जिसे सुन वो हाँ में अपना सर हिलाकर बोली माँ आदर्श जी नहीं दिख रहे। बोल वो अपनी नजरें इधर कर देखने लगती है, जिसे सुन मिताली बोली वो बस घर आता ही होगा बेटा, तब तक तुम तीनों आराम करो, मैं खाना लाती हूँ तुम्हारे लिए। बोल वो प्यार से उसके बालों में हाथ फेर पीहू को देख बोली चलो पीहू बेटा, जिसे सुन पीहू एक नज़र अपनी मोम को देखती है और नियति को देख बोली मोम अंश को अभी आपकी ज़रूरत है तो आप अंश के साथ रहिए, पीहू तो बड़ी हो गई है। बोल वो नियति के गालों पर किसकर बाहर से चली जाती है। थोड़ी देर बाद आदर्श घर आता है तो उसे सिटिंग एरिया में ही उसकी मोम और वीर दिख जाते हैं, जिन्हें देख आदर्श उनके पास आकर बोला मोम नियति नियति ठीक तो है ना। मोम बोल वो उन्हें देखने लगता है तो मिताली बोली वो अंश के साथ कमरे में है, तू जाकर मिल ले, और मैंने नियति के लिए खिचड़ी बनाई है, तू उसे खिला देना। बोल वो अपनी जगह से खड़ी होती है और किचन से थोड़ी ही देर में बाहर निकलती है और खिचड़ी से भरा एक बाउल आदर्श को देते हुए बोली उसे इस समय सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो वो तू है बेटा, संभाल लेना उसे। जिसे सुन आदर्श बोला हाँ मोम, नियति को सबसे ज्यादा मेरी ही जरूरत थी मगर मैं ही उसके पास नहीं था। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है और वो बाहर से चला जाता है। अंदर नियति ने अंश को दूध पिलाकर सुला दी होती है मगर उसे फिर से याद आता है मोनिका ने उसे नोटिस दिया है और कल कोर्ट में पेशी है, जिसे याद कर उसका सर वापस से चकराने लगता है और उसे सब कुछ धुंधला सा दिखाई देने लगता है, जिस कारण नियति किसी तरह खुद को संभालते हुए बाथरूम में जाती है और बेसिन के पास खड़ी होकर अपने फेस को धोने लगती है। उद्धरण चिन्ह मगर उसे बार बार अपने कानों में वही आवाजें सुनाई दे रही होती हैं, जिस कारण नियति को कुछ समझ नहीं आता वो क्या करे। तभी उसकी नज़र पानी से भरे टब पर पड़ती है और वो टब के अंदर जाकर ही लेट जाती है। उद्धरण चिन्ह कुछ देर में जब आदर्श रूम में आता है तो उसे अंश बेड पर सोता हुआ दिखता है, पर नियति कहीं भी नहीं दिखती। ये देख वो उसे सब जगह देखता है मगर उसे नियति कहीं भी नहीं दिखती। ये देख वो बाथरूम में जाता है और जैसे ही बाथरूम का डोर खोल अंदर जाता है तो उसकी चीख निकल जाती है नियति। बोल वो जल्दी से बाथटब की तरफ भागता है और नियति को टब से बाहर निकाल उसे जमीन पर लिटा देता है। जाने से पहले कमेंट कर जरूर जाए, इतना बड़ा भाग है तो कमेंट करना तो बनता ही है। 119 एपिसोड आदर्श जैसे ही बाथरूम का डोर खोल अंदर जाता है तो उसे नियति वहां पर भी नहीं दिखती, पर जैसे ही उसकी नजरें बाथटब के अंदर डूब रही नियति पर जाती है जो बाथटब के पानी के अंदर पूरी तरह से बस डूब ही चुकी थी, उसे देख आदर्श जोर से नियति बोल चिल्लाता है। उद्धरण चिन्ह और भाग कर नियति के पास जाता है और जल्दी से नियति को टब से बाहर निकाल उसे नीचे लिटा कर बोला नियति नियति उठो, नियति ये तुम क्या कर रही थी, नियति उठो ना, नियति उठो। बोल वो उसे उठाने की कोशिश करता है पर नियति उठती नहीं। ये देख आदर्श खुद से बोला कहीं नियति ने पानी तो नहीं पी ली। बोल वो उसे देखता है और उसके पेट पर हाथ रख चेक करने लगता है, फिर वो नियति के पेट से पानी बाहर निकालने के बारे में सोचने लगता है और नियति के पेट पर दबाव बनाकर पानी निकालने की कोशिश करने लगता है, पर वैसे में पानी नहीं निकलता। ये देख आदर्श जल्दी से अपने होठों को नियति के होठों पर रख नियति के मुंह से पानी शक करने लगता है और 2 से 3 बार बेसा करने पर ही नियति खांसते हुए उठ जाती है, जिसे जागी देख आदर्श बोला नियति नियति तुम ठीक तो हो ना, तुम पानी में वैसे डूब क्यों रही थी, अगर मैं थोड़ी सी देर और करता तो पता नहीं क्या हो जाता। बोलते हुए वो उसे अपने सीने से लगा लेता है और उसे एकदम टाइट हक कर लेता है, जिस कारण नियति की दर्द से भरी एक आह निकल जाती है। उद्धरण चिन्ह जिसे सुन आदर्श जल्दी से नियति को खुद से दूर कर उसे देखते हुए बोला नियति तुम्हें दर्द हो रहा है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं, हम उन्हें अभी तुम्हारा चेकअप करने के लिए बोलते हैं। बोलते हुए ही वो नियति को अपनी गोद में उठाने लगता है। ये देख नियति आदर्श का हाथ पकड़ बोली आदर्श जी। जिसे सुन आदर्श नियति को देखता है तो नियति की आंखों में ढेर सारे आंसू होते हैं, जिन्हें देखकर आदर्श काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और वो नियति को देख बोला क्या हुआ नियति, तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है तो तुम घर क्यों आई, तुम्हें हॉस्पिटल में रहना था ना। नियति बोलते हुए वो उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लेता है। तभी नियति रोते हुए बोली आदर्श जी आपको पता है जब आप और माँ दोनों ही घर पर नहीं थे तब वो चुड़ैल हमारे घर आई थी और उसने केस किया है कस्टडी के लिए और कोर्ट से नोटिस भी आया है समर के लिए, कल हमें सुबह ही कोर्ट जाना है। बोलते हुए वो रो पड़ती है और उसे ऐसे रोते देख आदर्श बोला नियति नियति रोना बंद करो, नियति ऐसे नहीं रोते हैं, उसने भले ही केस किया हो पर पीहू और अंश हमारे बच्चे हैं, तुम उनकी माँ हो और कोई भी तुमसे तुम्हारे बच्चों को दूर नहीं कर सकता है और मैं हूं ना, मैं कभी भी हमारे बच्चों को हमसे दूर नहीं होने दूंगा। आदर्श की बात सुनकर नियति बोली नहीं आदर्श जी आप नहीं समझ रहे हैं, उसके वकील ने कहा है
हम सौतेली माँ है और कोर्ट कभी भी सौतेली माँ को बच्चे की कस्टडी नहीं देता है, और हम तो एक ऐसी माँ है जिसे उसकी खुद की ही बेटी छोड़कर चली गई थी। अब हम में और हिम्मत नहीं है। आदर्श जी, आप हमें समझ क्यों नहीं रहे? बोल वो अपने आंसू पोंछती है और उसे देख बोली, आदर्श जी आप ना आधी प्रॉपर्टी उसे दे दो। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें धन दौलत पैसा पावर कुछ भी नहीं चाहिए, हमें इन सब का कोई लालच नहीं है। हमें बस आप माँ और हमारे बच्चे, हमें बस इतना ही चाहिए। ये सब पैसा और घर आप तो बाद में भी कमा सकते, आप बहुत काबिल हो आदर्श जी, आप सब कुछ फिर से मेहनत करके कमा लोगे, पर हम हमारे बच्चों को दोबारा नहीं पा सकेंगे। हमें सच में कुछ भी नहीं चाहिए आदर्श जी, आप उस चुड़ैल की बात मानकर उसे जो भी चाहिए सब दे दो, पर किसी तरह इस केस को डिसमिस करवा दो, क्योंकि हमें पता है हम चाहे हमारे बच्चों से कितना भी प्यार कर ले, उनके लिए अपनी जान ही क्यों ना दे दे, फिर भी ये समाज, यहाँ के लोग सब हमें सौतेली माँ की ही नज़रों से देखेंगे। कोई हमें नहीं समझता, कोई ये क्यों नहीं समझता, माँ तो माँ होती है, फिर वो सौतेली हो या सगी। यहाँ तो सगी माँ ही अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है या उन्हें खुद ही खुद से दूर कर देती है, तो लोग सौतेली माँ को ही क्यों बुरा भला बोलते हैं, उसकी ममता पर ही क्यों लोग सवाल उठाते हैं? आदर्श जी, आपको पता है ये वकील ना वही है जिसने उस रोहन का केस हमारे खिलाफ लड़ा था, और वो केस जीत भी गया था, इसलिए वो हमसे बोला है सगी बेटी होने पर भी वो हमें छोड़कर चली गई थी क्योंकि हम अच्छी माँ नहीं थे, और यहाँ तो हमने इन्हें जन्म ही नहीं दिया, तो कोर्ट कभी भी हमें हमारे बच्चों की कस्टडी नहीं देने वाली, और अगर ऐसा हुआ तो हम जीकर क्या करेंगे आदर्श जी, हम जीकर क्या करेंगे? बोल वो आदर्श के सीने पर अपना सर रख जोरों से रोने लगती है। जिसे इस तरह से रोते देख आदर्श की आंखों में भी ढेर सारे आंसू आ जाते हैं, और वो नियति के मन का दर्द साफ समझ पा रहा था। ऐसे ही कुछ महीने पहले नियति ने अपनी बेटी खोई थी, और अब फिर से कस्टडी का नाम सुनकर ही नियति को मेंटली डिस्टर्ब हो रहा था, और नियति के मन में एक डर बैठ गया था, वो इन बच्चों की सगी माँ नहीं है और उसने इन्हें जन्म नहीं दिया है, जिस कारण कोर्ट कहीं फैसला मोनिका के पक्ष में ना कर दे। यही सब सोचकर नियति काफी ज्यादा डरी हुई होती है। उद्धरण चिन्ह, और उसका ये डर जायज भी था। तभी आदर्श प्यार से नियति को समझाते हुए बोला, नियति तुम्हें पता है मोनिका ने मुझसे डिवोर्स लेने के लिए एक अच्छी खासी मोटी रकम ली थी, और वो कितनी थी? चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ, उसने जो रकम मुझसे ली थी वो पूरे 50 करोड़ की थी। जैसे ही आदर्श ये बोलता है नियति उसे हैरानी से देखने लगती है, तो आदर्श बोला, हाँ नियति यही सच है, उसने मुझसे पूरे 50 करोड़ की मोटी रकम ली थी। और तुम्हें क्या लगता है तुम अभी उसे अपनी सारी दौलत दे भी दोगी तो वो बाद में बच्चों को छोड़ देगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नियति, उस औरत की पैसों की भूख कभी भी शांत ही नहीं हो सकती है। वो वापस कुछ साल बाद आएगी और फिर से केस करेगी और पैसे मांगेगी या तुम्हें ब्लैकमेल करेगी, तो क्या हर बार उसकी बात मनोगी नहीं ना? तो मेरी बात ध्यान से सुनो, कल के बाद उस मोनिका का चैप्टर हमारी लाइफ से हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा, फिर उसकी परछाई भी हम पर नहीं पड़ेगी। केस उसने की जरूर है, पर देखना तुम, कल तुम्हें तुम्हारे बच्चे कानूनी तौर पर भी मिल जाएंगे, जो तुम्हारे ही है। और किसने कहा तुम सौतेली माँ हो? नहीं नियति नहीं, तुम खुद को सौतेली समझना बंद करो। उद्धरण चिन्ह, अंश और पीहू तुम्हारे बच्चे हैं और तुम उनकी माँ हो, बस यही सच है, और बाकी सारा झूठ। जब तक तुम खुद ये नहीं मान लेती तब तक लोग तुम्हें सौतेली ही बोलेंगे, और जब तुम खुद मान लोगी तुम सौतेली नहीं बल्कि इनकी असली माँ हो, तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कोई तुम्हें कुछ भी बोल सके। और मेरी बात का यकीन करो, उस औरत को जितना तमाशा करना है कल करने देना, पर जीत हमेशा सच्चाई की होती है, और हम सच्चे हैं नियति, और वो औरत झूठी है। और मेरे पास सारे सबूत है जो ये साबित करने के लिए काफ़ी है, वो औरत ना एक अच्छी माँ बनने के काबिल है और ना ही औरत कहलाने की, तो तुम अपने मन से सारे डर को निकाल फेंको। बोलते हुए वो नियति के माथे को चूम लेता है। तभी नियति आदर्श की बात सुनकर बोली, आदर्श जी उसने हमसे कहा है वो हर हाल में केस जीत जाएगी, और जब वो केस जीत जाएगी तो वो हमारी छोटी सी गुड़िया को अपनी ही तरह फिल्मों में धकेल देगी। और वहाँ पर कितना कुछ होता है, एक छोटे से रोल के लिए भी। बोलते हुए वो रोने लगती हैं। और नियति की बात सुनकर आदर्श को गुस्सा तो बहुत आता है उस मोनिका पर, लेकिन वो किसी तरह खुद को शांत कर बोला, शु शांत, बिल्कुल शांत, पागल लड़की, तुम्हें अकल नहीं है। तुमने उस औरत की बात को अपने दिल पर ले लिया और तुम्हें हार्ट अटैक आ गया। तुमने सोची भी हो अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता तो मेरा क्या होता, हमारे बच्चों का क्या होता? ऊपर से हॉस्पिटल में रहने की जगह घर पर भाग आई, और ऊपर से इतनी देर तक पानी में रही, कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया तो सोची भी हो? बोलते हुए वो नियति को देखता है जिसने अभी भी हॉस्पिटल गाउन ही पहनी होती है, जिसे देख आदर्श नियति को अपनी गोद में उठाता है और उसे लेकर अपने कमरे में आ जाता है, जहां आने के बाद वो नियति को सोफे पर बिठाकर उसका गाउन धीरे से नियति के शरीर से अलग कर देता है। ये देख नियति अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है। उद्धरण चिन्ह,
तभी आदर्श देखता है नियति के सीने पर बैंडेज लगी होती है जो ऊपर से वाटरप्रूफ होती है, जिसे देख आदर्श एक राहत की सांस लेता है, नहीं तो बैंडेज गिला होने का सोच वो काफी ज्यादा डर गया था। तभी आदर्श नियति के शरीर को देखता है जिस पर कई सारे काले निशान बने होते हैं जो नियति की गोरी और सुंदर बॉडी को काफी ज्यादा खराब दिखा रहे होते हैं। यहाँ तक उसकी बॉडी पर कुछ जले के निशान भी होते हैं, जैसे किसी ने उसके ऊपर जलती हुई सिगरेट रख दिया हो और उसे किसी चमड़े के बैट से मारा हो। ये देख आदर्श की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अच्छे से नियति को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है, जहां देखने पर उसे पता चलता है नियति की सारी बॉडी पर काले निशान होते हैं जो बैट से मारने के निशान बने होते हैं। साथ ही उसके सीने पर भी जले के निशान होते हैं, जिन्हें देख आदर्श को अब समझ आ रहा था नियति क्यों उसे बोलती थी उसकी बॉडी आदर्श के काबिल नहीं है। ये याद करते ही आदर्श की आंखें नम हो जाती है। तभी आदर्श जो दवाई अपने साथ लाया था उसे अपने हाथ में लेकर नियति के सारे शरीर पर लगाने लगती है। और जैसे ही नियति को अपने बदन पर आदर्श के गर्म हाथों के साथ ही दवाई की ठंडक का एहसास होता है, नियति अपनी आंखें खोल आदर्श को देखने लगती है। मगर आदर्श नियति को न देख उसके सारे बदन में वो दवाई लगाते हुए बोला, ये दवाई काफ़ी ज़्यादा कीमती है क्योंकि ये दवाई किसी भी हॉस्पिटल या मेडिकल में नहीं मिलती। इस दवाई को स्पेशली मिलिट्री ऑफिसर के लिए बनाया जाता है ताकि जंग में लगी चोट के निशान मिट सके। और तुम इस दवाई को 1 महीने तक लगातार लगाती हो तो कुछ दिनों में ही तुम्हारे सारे जख्मों के निशान हल्के होने लगेंगे और महीने भर बाद ही ये सारे मिट जाएंगे। 120 जब आदर्श नियति से बोलता है तुम रोज कंटिन्यू इस दवाई को अपने सारे जख्मों के निशान पर लगाती हो तो बहुत ही जल्द ये सारे निशान मिट जाएंगे। ये सुनकर नियति आदर्श की आंखों में देखकर बोली, आदर्श जी हमें नहीं लगता हमारे ये निशान कभी मिट भी पाएंगे। इन निशानों को अब कुछ महीने बाद पूरे 6 साल हो जाएगा और हम इन 6 सालों से इन निशानों के साथ ही जी रहे हैं। बोलते हुए उसकी आंखें नम हो जाती है, जिन्हें देख आदर्श बोला, तुमने कभी इन पर कोई दवाई क्यों नहीं लगाई? कभी बोल नियति को दवाई लगाने के साथ हल्की मसाज भी कर रहा होता है। तभी आदर्श की बात सुनकर नियति आदर्श को देख बोली, कैसे लगा लेते आदर्श जी हम अपने जख्मों पर कोई दवाई? जब हमारे पापा और हमारे भाई हमें घर लेकर गए तब तो हमारी माँ हमारे गले लग काफ़ी देर तक रोती रही और जब उनका रोना हो गया तो उन्होंने हमसे कहा हम जाकर खुद को साफ कर ले, हम काफ़ी ज़्यादा गंदे दिख रहे हैं। तब तक वो हमारे लिए खाना लेकर आएगी। हम भी हमारी माँ की बात सुन अपने कमरे में चले गए और जब हम बाथरूम में जाकर अपने सारे कपड़ों को निकाल खुद को आईने में देखे तो हमें खुद से ही बहुत ज़्यादा नफरत होने लगी थी। एक पल के लिए तो लगा हम खुद को ख़त्म ही कर ले, मगर हम में इतनी हिम्मत नहीं थी हम खुद को ख़त्म कर सके। हमारी माँ हमारे लिए खाना तो लेकर आई पर एक बार उन्होंने हमें ठीक से देखना तक जरूरी नहीं समझा। उन्होंने ये जानने की कोशिश भी नहीं की हमारे साथ उन दिनों में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। उन्होंने तो इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया हमारे बदन पर कितने ही निशान बने होंगे। उन्होंने एक बार भी ये जानना जरूरी नहीं समझा। बोल रोने लगती है, जिसे ऐसे रोते देख आदर्श की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तभी नियति आगे बोली, आपको पता है आदर्श जी, कॉलोनी की औरतों ने हमारी माँ से बोली हम 15 दिन बाहर रहकर आए हैं और हमारा बलात्कार हुआ है तो कोई भी अच्छे घर का लड़का हमसे शादी नहीं करेगा और अगर ज़्यादा दिनों तक हम वहाँ पर अपने ही घर पर रहे तो हमारे भाई को भी कोई अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। इसलिए सबकी बातों में आकर उन्होंने हमारी शादी करने का फैसला कर लिया, मगर किसी ने भी एक बार भी हमसे हमारी राय नहीं ली हम शादी करना चाहते भी थे या नहीं। और जो लड़का हमारे घर वालों ने हमारे लिए देखा आदर्श जी आपको पता भी है उन्होंने हमसे क्या कहा? बोल जोर से रोने लगती है और रोते हुए ही बोली, जो पहला लड़का हमें देखने आया था उसने हमसे कहा हम 15 दिन उस लड़के के साथ रहे तो हम कितनी बार उसके साथ सोए और कितनी बार हमने उसके साथ सेक्स किया और कैसे किया, क्या उसने हमें सेटिस्फाई किया भी या नहीं किया, कितने मजे किए उसके साथ, ये सब उसने हमसे पूछा। बोल आदर्श के सीने में अपना चेहरा छुपाकर जोर रोने लगती है। और नियति की इस बात को सुनकर आदर्श को उस आदमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है जिसने नियति से इस तरह की बात की थी। नियति रोते हुए ही बोली, उस आदमी की बात सुनकर हमें ऐसा लगा था जैसे उस रोहन ने तो हमारे शरीर के साथ ही खेला था, पर वो आदमी तो अपनी बातों से ही हमारे साथ खेल रहा है। हम हमारी माँ को ये बोलना चाहते थे मगर बोल नहीं पाए क्योंकि दहेज ज़्यादा मांगने के कारण घर वालों ने उस रिश्ते के लिए मना कर दिए और जिस लड़के के साथ शादी फाइनल की उसकी उम्र ही हमारे पापा के बराबर की थी। पर फिर भी किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी माँ को तो बस अपने बेटे की पड़ी थी, कहीं हमारे कारण उनके बेटे के रिश्ते में कोई दिक्कत न आ जाए, उन्हें ये पड़ी थी। पर एक बार भी किसी ने हमें जानने की कोशिश नहीं की, ना किसी ने हमें समझने की कोशिश की, सबको अपनी ही पड़ी थी।
जैसा कॉलोनी वालों ने कहा, माँ पापा भाई सब ने वही किया, पर हम क्या चाहते इस बात से किसी को कोई मतलब नहीं था। और जब घर वालों को पता चला हम माँ बनने वाले हैं तो सबने हमें बच्चा गिरा देने के लिए कहा, और जब हमने उन सबकी बातों का विरोध किया तो हमारी आंखों के सामने ही हमारा अंतिम संस्कार कर दिया। बोल वो रोते हुए ही कांपने लगती है। जिसे ऐसे कहते देख आदर्श भी उसे अपने सीने में कस के लगा लेता है और उसे नियति के घर वालों पर और उनकी सोच पर काफी ज्यादा घिन आ रही थी। कोई माँ बाप अपनी ही बेटी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते हैं। तभी नियति आदर्श से बोली, आप ही बताओ आदर्श जी, हमारे साथ जो भी हुआ उसमें उस मासूम बच्चे का कोई कसूर नहीं था, तो हम उसे क्यों सजा देते। हम उसे मार नहीं सकते थे। अगर वो हमारे अंदर आ गई थी तो उसमें हमारा क्या कसूर था। हमने तो नहीं सोचे थे वो हमारे अंदर आ जाएगी। 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाए थे हम, पर किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा और अपनी बच्ची के लिए हम भी उस घर को छोड़कर निकल गए। पर हमें नहीं पता था हम कहाँ पर जा रहे हैं और हमारी जिंदगी कैसी होगी, पर हमें इतना पता था हम हमारे बच्चे को मार नहीं सकते थे। कितना कुछ नहीं सहा हमने परी के लिए, दर दर की ठोकरें खाए, लोगों के झूठे बर्तन साफ किए, लोगों की गंदी नजरें खुद पर सहे, खुद भूखे रहकर परी का पेट भरा। हमने कभी खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीदे। 2 जोड़ी कपड़ों में 2 साल से ज्यादा निकाल दिए, पर परी को कभी किसी चीज की कमी ना हो, इसलिए उसके बोलने से पहले ही हम उसके लिए वो सब करते जिसमें उसे खुशी मिले। हमें उस ढाबे में काम करने के मात्र 6,000 रुपये ही मिला करते थे आदर्श जी, जो आपके लिए भले कुछ ना हो पर हमारे लिए वही 6,000 6 लाख से कम नहीं थी। परी को अच्छा भविष्य दे सके इसलिए हम डबल काम करते। हम कभी खुद पर 1 रुपये खर्च नहीं करते, पर परी की सारी जिदों को पूरा करते। मगर हमें कहाँ पता था जिसके लिए हम इतना सब सह रहे हैं, जिसके लिए हम खुद घुटकर उसकी सारी जिदों को पूरा कर रहे हैं, वही परी एक दिन हमें छोड़कर चली जाएगी। क्या हमारा प्यार उसके लिए काफ़ी नहीं था आदर्श जी, जो वो हमें छोड़कर उस आदमी के पास चली। बोलो ना आदर्श जी, क्या हमारे ही प्यार में कोई कमी थी जो वो हमें छोड़ उस आदमी के पास चली गई। बोल लगातार रोए जा रही होती है। उद्धरण चिन्ह। और उसकी बात सुनकर आदर्श बोला, नहीं नियति नहीं, तुम्हारे प्यार में, तुम्हारी ममता में कोई कमी नहीं थी, बल्कि तुमने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की परी को एक अच्छा भविष्य देने की, मगर वो परी ही थी जिसने तुम्हारे प्यार तुम्हारे समर्पण की कदर नहीं की। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। बोल नियति के आंसू पोंछ देता है। उद्धरण चिन्ह। तब नियति आदर्श की आंखों में देख बोली, क्या गरीब होना कोई गुनाह है आदर्श जी, जो हम तब गरीब थे तो उसमें हमारा क्या कसूर था। हम तो तब भी मेहनत ही करते थे। मगर परी कभी समझ ही नहीं पाई। परी चाहती थी हम उस आदमी से शादी कर ले, पर हम कैसे उस आदमी से शादी कर लेते जिसे हम नहीं, बस हमारा शरीर चाहिए था अपनी भूख मिटाने के लिए। हमसे ये नहीं हो पाया। हम किसी की जरूरत का सामान नहीं बन सकते थे आदर्श जी, हम हर रोज उस आदमी का खिलौना नहीं बन सकते थे। हम भी इंसान थे, हमारे भी कुछ सपने थे। हम भी चाहते थे हमें भी कोई प्यार करे, ना कि हमसे अपनी ज़रूरत पूरी करे। मगर वो आदमी बस अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए हमसे शादी करना चाहता था, जो हमसे ना हो सका। इसलिए आज परी हमसे नफरत करती है, पर हम परी को बताते भी तो कैसे बताते, उसके पिता ने हमारे साथ क्या किया। वो आदर्श को देखने लगती है। तभी आदर्श उसके आंसू पोंछ उसे देखते हुए बोला, मुझे पता था नियति तुम्हारे अंदर ढेर सारा दर्द छुपा हुआ है, पर इतना दर्द होगा ये मुझे नहीं पता था। वो उसका माथा चूम लेता है। तभी नियति आदर्श की बात सुनकर बोली, आदर्श जी आप जानना नहीं चाहोगे हमारे बदन पर ये इतने सारे जख्मों के निशान कैसे आए। वो उसे देखने लगती है तो आदर्श नाम में अपना सर हिलाकर बोला, नहीं नियति मैं नहीं जानना चाहता, क्योंकि मुझे पता है तुम जितना पुरानी बातों को याद करोगी उतनी ही तकलीफ तुम्हें होगी, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं जानना। जिसे सुन नियति बोली, पर हम आपको बताना सब बताना चाहते हैं आदर्श जी। वो उसे बताना शुरू करती है। फ्लैशबैक। कुछ सालों पहले जब रोहन नियति को उठाकर अपने साथ अपने घर मुंबई जबरदस्ती ले गया था, तब उसने नियति के साथ काफ़ी ज़्यादा जबरदस्ती की थी। उसके 5 दिन बाद सुबह का समय रोहन नियति के साथ जबरदस्ती कर उसे बैग पर वैसे ही छोड़ बाथरूम में चला गया था शावर लेने। तभी रोहन का फ़ोन रिंग करता है, जिसकी आवाज़ सुनकर रोहन बाथरूम से बाहर आता है और फ़ोन पिक कर उसे स्पीकर में डाल बात करते हुए अपने कपड़े पहनने लगता है। तभी दूसरे तरफ से आवाज़ आती है, हेलो सर अभी आप ऑफिस आ सकते हो। जिसे सुन रोहन बोला, अभी क्यों। जिस पर उसका मैनेजर बोला, सर आज एक बहुत ही ज़रूरी मीटिंग थी जिसे आप भूल गए, तो उस मीटिंग को 2 घंटे बाद के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है, तब तक आप ऑफिस आ जाइए। मीटिंग ज़रूरी है वरना मैं आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता है। जिसे सुन रोहन बोला, ओके मैं आ रहा हूँ। वो फ़ोन कट कर देता है और बेड पर पड़ी नियति को देखकर बोला, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो मुझे कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ रहा है।
पर कोई बात नहीं नियति, तब तक तुम आराम कर लो, वैसे भी मेरे आने के बाद तो तुम्हें आराम करने को मिलने वाला है। नहीं बोल, वो हंसने लगता है और रोहन की बात सुनकर नियति रोते हुए बोली, तुम्हें जो चाहिए था वो सब मिल तो गया तुम्हें, अब जाने क्यों नहीं देते मुझे, मेरे घर वाले परेशान होंगे, सब मुझे तलाश कर रहे होंगे, जाने दो मुझे, छोड़ क्यों नहीं देते। बोल वो अपने दोनों हाथों को जोड़ लेती है पर रोहन उसके हाथों को नीचे कर बोला, इतनी जल्दी नहीं नियति, अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा तुमसे, और जब तक मेरा मन पूरी तरह से नहीं भर जाता तुमसे तब तक मैं तुम्हें छोड़ने या जाने नहीं देने वाला। बोल वो नियति को वापस बेड पर गिरा वहां से जाने लगता है, उद्धरण चिन्ह, और जाते हुए बोला, यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत नियति, अभी मेरा मन बिल्कुल भी नहीं भरा तुमसे, इतना बोल वो वहां से तैयार होकर चला जाता है। और नियति रोते हुए बोली, नहीं अब मैं और इस नर्क भरी जिंदगी में अब और नहीं जी सकती, मुझे यहाँ से भागना होगा, नहीं तो ये जानवर मुझे कभी भी यहाँ से जाने नहीं देगा। बोल नियति अपनी सारी हिम्मत जमा कर बेड से नीचे उतरती है और अपने फटे हुए ही कपड़े देखती है जो उसी कमरे के एक कोने में पड़े होते हैं, उन्हें देख वो जल्दी से उन्हें पहन लेती है जो काफ़ी ज़्यादा फटे होते हैं, पर नियति के पास उसके अलावा कोई और कपड़े भी तो नहीं थे जिसे वो पहन सके। नियति उन कपड़ों को पहनकर उस कमरे से बाहर निकल जाती है और नीचे झांक कर देखती है, उससे उस बड़े से घर में कोई भी नहीं दिखता है। ये देख नियति धीरे से सीढ़ियां उतर उस घर से बाहर जाने लगती है और वो बाहर आ भी जाती है, मगर घर से बाहर निकलने पर उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा गेट होता है जिस पर बड़ा सा ताला लगा होता है। ये देख नियति बोली, अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ, मुझे कैसे ना कैसे कर यहाँ से बाहर निकलना तो होगा ही ना। बोल वो उस ताले को देखने लगती है और उसे तोड़ने का सोचती है, मगर जैसे ही वो यहाँ वहाँ देखकर कुछ ढूंढने की कोशिश करती है तभी उसे अपने कानों पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है, कहाँ भागने की सोच रही हो तुम। जैसे ही नियति उस आवाज़ को सुनती है वो अपनी जगह पर ही जम जाती है। उद्धरण चिन्ह, अगला भाग 4 दिन बाद आएगा, क्योंकि 4 बड़े भाग आज ही दी हूँ, तो जितने बड़े भाग उतना बड़ा कमेंट भी करिए।